नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 11 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कतर को लेके भारत ने बड़ा ऐलान किया है और भारत में रहने वाले अंधभक्त जो हैं बड़े परेशान हैं, जो कि उनके जो पापा हैं अब वो इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं। अहम खबर इसके बारे में अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही नेपाल में जो आग लगी है, नेपाल में जो सत्ता पलट हो रही है, उसकी लपटें भारत में भी देखने को मिली है। भारत में कई सारे नेताओं के घर में लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इस तोड़फोड़ का मकसद क्या है, कौन सी पार्टी को टारगेट किया गया, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही आज चंद घंटे पहले यमन की तरफ से भी बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हुआ और इजराइल की तरफ से बड़ा हमला यमन के ऊपर हुआ, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बड़ा हमला किया है। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही हमास को टारगेट करने के लिए आज गजा में लगभग 200-300 जगहों पे इजराइल ने बमबारी की है। कितने सारे लोग मरे हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही ट्रंप अब नेतन्याहू के खिलाफ कुछ शब्द बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि मैं भी जान सकूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जमीर जिंदा है, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक अमेरिका के गुलाम नहीं हुए। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो कतर से है। कतर के ऊपर हमला हुआ। हमला होने के बाद कतर के जो राजा साहब है, जिनका नाम अमीर अल थानी है, अमीर अल थानी के पास मोदी जी का फोन आता है। मोदी जी बातचीत करते और बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि कतर के ऊपर जो इजराइल का हमला है, ये हमला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है और ऐसे हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। अब ये बात जब भारत के प्रधानमंत्री ने ही बोल दी, तब उनके जो अंधभक्त लोग हैं, जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, जिनको गजा के बच्चों का दर्द नहीं दिखता, अब उन लोगों से एक सवाल है कि क्या अब पापा का स्टैंड बदलते ही तुम पापा के साथ इजराइल के खिलाफ चले जाओगे, या फिर इजराइल के पीछे इतने बड़े चाटुकार हो गए हो और मुसलमानों से दुश्मनी तुम्हारे ऊपर इस कदर हावी हो गई है कि तुम अपने पापा को बदल दोगे और कांग्रेस के पक्ष में आ जाओगे। बेले सवाल आप अंधभक्तों से पूछ सकते हैं। बहरहाल मामले की सीरियसनेस को देखते हुए थोड़ी इसमें और आपको अपडेट दे देता हूँ। दरअसल कतर के ऊपर जो हमला हुआ, ये हमला आज पूरे मिडिल ईस्ट पे हुआ है, चूंकि कतर एक ऐसा देश है जो अमेरिका का सबसे बड़ा आर्मी बेस है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हथियार, सबसे ज़्यादा आर्मी अगर कहीं खड़ी है तो कतर में खड़ी है। कतर में जब ट्रंप साहब जाते हैं तो ट्रंप को बाकायदा 2000 करोड़ का एक जहाज गिफ्ट करता है कतर। और इतना ही नहीं, तमाम बड़े बड़े सुरक्षा की जिम्मेदारी की वादे ट्रंप ने भी किए थे। ट्रंप ने कहा था कतर से कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन आज इजराइल ने घुस के हमला कर दिया। 5 कतर के आर्मी के जवान मारे गए, वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो मार दिए गए। इसके बावजूद भी अमेरिका ने एक शब्द नहीं बोला। खबरें ये भी निकल के सामने आई कि जैसे ही इजराइल ने हमला किया, अगला फोन सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहा। हाँ, कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ट्रंप इस हमले से ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप खुश हो, ना खुश हो, नाराज हो जाएं, लेकिन इससे कतर का क्या फ़ायदा। कतर के अंदर घुस के इजराइल ने हमला किया, पूरे मिडिल ईस्ट में जो शांति है उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे 2 सवाल ये निकल के सामने आते हैं कि भाई कतर के ऊपर अब हमला हो गया। कतर ने एक बार कहा है कि हम मीडिएशन अब नहीं करवाएंगे, जिसको समझौता करना वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे, हमको कोई मतलब नहीं। बहरहाल थोड़े टाइम बाद जो अमीर अल थानी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम समझौता करवाएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या हमास अब समझौता करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमास के ऊपर टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के लड़ाकों को टारगेट करते तो बात दूसरी थी, हमास के उन लीडर्स को टारगेट किया गया जो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करते हैं। दरअसल जहां पे ये हमला हुआ है, वहां पे साल 2012 से, ऐसा नहीं है कि वहां पे हमास के जो लीडर्स थे पहुंच गए, अचानक से होटल में रहने लगे, इनपुट मिल गया तो इजराइल ने हमला कर दिया। बाकायदा वहां पे हमास एक हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस की शुरुआत साल 2012 में ही हो गई थी। साल 2012 के आसपास जब गजा को घेरने का काम इजराइल ने किया, तो उस टाइम पे हमास ने अपना एक ऑफिस पहले सीरिया में बनाया, लेकिन सीरिया में सिचुएशन जब ठीक नहीं थी तो सीरिया से उन्होंने अपने ऑफिस को कतर शिफ्ट कर दिया। और साल 2012 से ही जो डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत करते हैं वो तमाम लोग साल 2012 से ही कतर के दोहा में मौजूद थे।
ये बात सबको पता थी, लेकिन अचानक से सीज फायर के लिए बातचीत करने को बुला के अपने ऑफिशियल्स को वहाँ भेज के फिर बाद में हमला कर देना, इससे कंफर्म है कि हमास की पीठ में खंजर भोंकने का काम इजराइल ने किया है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब हमास सीज फायर की बात भी करें। खैर, इधर इजराइल के इस हमले में इजराइल के ही लोग अब नेतन्याहू का साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल खबर निकल के सामने आई है कि इस हमले के बाद जो इजराइल के ऑफिशियल्स लोग हैं, यानी जिनकी सर्विस पीरियड 10-20 साल की है, नेता तो 3-4 साल के होते हैं, लेकिन जिनकी सर्विस पीरियड 10-20 साल की, वो तमाम लोग किसी भी बयान से बच रहे हैं। उनसे चाहे जितनी बार पूछा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बारे में आपकी क्या राय है, वो तमाम लोग किनारा काट रहे हैं। उनका कहना है कि इस हमले के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में इजराइल की मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। खैर, आज इधर कतर का मामला चल ही रहा था कि गजा में रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 360 जगहों पे इजराइल ने हमला किया। एक दो नहीं, 360 जगहों पे इजराइल ने हमला किया। कई सारी ऐसी बिल्डिंग थी जिनको हमास का नाम लगा के उड़ा दिया गया। अब कितने लोग मारे गए होंगे, क्योंकि 360 जगहों पे जब हमला हुआ तो अगर एक हमले में भी एक इंसान मरा होगा तो कम से कम 360 लोग मारे गए होंगे। और ये बात इस वजह से भी आपके सामने कह रहा हूं, जो कि आप चीज़ों को समझिए। पहले गाजा बड़ा था, लोग फैले हुए थे, तो जब हमला होता था तो 4-6-10 लोग मरते थे। लेकिन अब गाजा का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इजराइल के कंट्रोल में है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो साउदर्न हिस्से में ढकेल दिए गए हैं। इस वजह से लोगों की जो डेंसिटी है, यानी एक कमरे में पहले 4-6 लोग अगर थे, आज एक ही कमरे में 100 लोग हैं। तो अगर 360 जगहों पे हमला किया गया है, 360 कमरों पे हमला किया गया है, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितने लोग मारे गए। खैर, जब आज गाजा पे 360 जगहों पे हमला हुआ, इसी के जस्ट बाद यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला। और इस हमले में इजराइल के जो लोग थे, लाखों लाख लोग बंकरों में जाके छुप गए। सायरन बजता रहा और इस सायरन के बाद आईडीएफ का कहना है कि भाई अभी हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप लोग सायरन के हिसाब से छुप जाएं। जब सायरन बजना बंद होगा तभी आप लोग को बाहर आना है। खैर, इधर यमन की तरफ से मिसाइलें आई, ड्रोन्स आए, हमला किया गया। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट अभी निकल के सामने आ रही है और अभी ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल सोर्सेज से दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन लोकल मीडिया न्यूज़ की अगर माने तो आज यमन के ऊपर भी इजराइल ने बड़ा हमला किया, बहुत बड़ा हमला किया है। आज 2 जगहों पे इजराइल ने टारगेटेड हमला किया। इनमें से जो पहली जगह है वो सना है। सना चूंकि हूतीज के कंट्रोल में है, जो भी पावर प्लांट वहाँ पे हैं, जो भी हथियारों का जखीरा हूतीज का है, वो तमाम चीज़ें सना में रखी हुई हैं। दूसरी जो जगह है वो अल जल्फ है। अल जल्फ में भी हूती का पूरा कंट्रोल है। हूतीज वहाँ पे अपने मिसाइल्स, अपनी मीटिंग, अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक चीज़ों को वहाँ पे करते हैं। अब निकल के खबर आई है कि इन दोनों जगहों को इजराइल ने टारगेट किया है। टारगेट करने के बाद इन दोनों जगहों पे हमला किया है। हमला करने के बाद इन दोनों जगहों को तहस नहस कर दिया है। हालांकि अभी तक कितने लोग मारे गए हैं, अभी तक कितने लोगों को मार के ख़त्म कर दिया गया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, खबरें, र्यूमर्स बहुत सारे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 6-7 लोग मरे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। बिल्डिंग में कई सारे ऑफिशियल्स बैठे थे, उन सबको मार दिया। हूतीज के बड़े लीडरशिप के लोग थे। कहीं छोटे छोटे चैनलों पे ये दावा किया जा रहा है कि मिसाइल और हथियारों के जखीरों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई ऐसी आधिकारिक खबर पुष्टि नहीं हुई है। और बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के मुझे नहीं लगता कि एज ए न्यूज़ चैनल आपके सामने कोई तथ्य रखूं, चूँकि बयान वही सही है जो आधिकारिक चैनलों से हैं, बाकी खबरें बहुत सारी चलती हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है इस समय भारत से ही। नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में बन रही। नेपाल में क्या हुआ आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री जो ओली हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया खतरनाक है, उससे नेपाल विरोधी प्रोपोगेंडा चलता है, इस वजह से सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए। जैसे ही सोशल मीडिया को बंद किया गया, इसी के जस्ट बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि सोशल मीडिया से हमारी रोजी रोटी चलती है और सोशल मीडिया को बंद करने का फैसला आज के टाइम में सही नहीं है। जैसे ये बात बोली गई, इसी के जस्ट बाद इन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर से बैन नहीं हटाएंगे, जिससे जो बन पड़ता हो बन ले, मैं प्रधानमंत्री, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये बात जैसे उन्होंने बोली, लोगों का गुस्सा था वो आक्रोशित हो गया। लोग सड़कों पे आ गए। आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने आगजनी करनी शुरू की। पूरे प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोग मारे गए होंगे, हजारों लोग घायल हुए होंगे। प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया।
जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनको लातों घूसों से मारा गया। साथ ही जो वहाँ के प्रधानमंत्री मजबूरी में उनको भागना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम बड़े बड़े लोग जो थे वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। नेपाल में सत्ता पलट हो गई, पार्लियामेंट को आग लगा दी, लूट लिया गया और इसके बाद अब वहाँ पे एक नई अंतरिम सरकार बनाई जा रही। ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही थी। अब इसकी जो लपटें हैं वो भारत में देखने को मिली। चूंकि ये जो सारा प्रोटेस्ट था कहीं ना कहीं इसमें करप्शन का भी एंगल था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी एंगल था। इस वजह से भारत में जो रहने वाले लोग हैं, अच्छा इस खबर के दो पहलू हैं, दोनों पहलू आपको समझाऊंगा। उन लोगों का भी गुस्सा फूटा, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और खबर निकल के सामने आ रही है कि जो हिस्से लगे हुए थे नेपाल बॉर्डर के आसपास उन तमाम जगहों पे बुरी तरीके से तोड़फोड़ हुई है। खबर निकल के सामने आ रही है कि पिथौरागढ़, धारचूला, इन दोनों ही जगहों पे कांग्रेस के ऑफिस में लोगों ने घुस के तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि वहां की कांग्रेस की जो सरकार उसने भ्रष्टाचार किया हो, चूंकि कांग्रेस के टाइम पे बड़े बड़े घोटाले हुए, नो डाउट। दूसरी बड़ी चीज ये हो सकती है कि सिचुएशन का फायदा उठा के जो सत्ता पक्ष है उसने ही कुछ खेल करवा दिया हो कि भाई चलो मौका बढ़िया है, अभी कांग्रेस कमजोर भी है और लोगों का हुजूम भी है, नेपाल का मैटर है, उसी में मामला सेंक लेते हैं। तो दोनों ही चीज हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये खबर हमारे देश के लिए बेहद गंभीर है कि जो चीज़ नेपाल में हुई, जो चीज़ सीरिया में हुई, जो चीज़ बांग्लादेश में हुई, जो चीज़ अफगानिस्तान में हुई, उसकी लपटें अब हमारे देश में भी आ रही। और अगर हम समय रहते नहीं समझ पाए तो केवल मासूम और मजलूम मारे जाएंगे। नेताओं का क्या है, इस्तीफा दिया, हेलीकॉप्टर पे बैठा, भाग लिए। इस्तीफा दिया, प्लेन पे बैठे, निकल लिए। लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, 7 पीढ़ियां उनकी बैठ के खाने वाली हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मरेंगे हम जैसे मासूम लोग। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान के हथियार से रसिया ने बड़ा हमला किया है और इस हमले के बाद नाटो देश की नींद उड़ गई है। बहुत बड़ी खबर, इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं। दरअसल एक देश है पोलैंड। पोलैंड बाकायदा एक बफर जोन की तरह काम करता है और पोलैंड चूंकि नाटो कंट्री का एक मेंबर है, नाटो नेशन का एक मेंबर है, इस वजह से रशिया के खिलाफ अनाप शनाप भाई साहब बोलते भी रहते हैं। चंद दिन पहले एक खबर निकल के सामने आई थी कि पोलैंड के जमोस्क में एक इलाका है, उस जमोस्क इलाके में जो रशिया का ड्रोन है वो देखा गया। इसके बाद वो ड्रोन हिट भी कर, इस हिट के बाद ठीक ठाक नुकसान पोलैंड को होता है। जैसे ये खबर निकल के सामने आई, पोलैंड भड़क गया। उसने कहा कि मेरा एयर स्पेस तोड़ा गया है, मेरे एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है और बाकायदा F-16 जहाज को वहां पे तैनात किया गया। पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पोलैंड के संप्रदाय के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर रशिया ऐसे ही हमले जारी करता रहा तो हम रशिया पे पलटवार करेंगे। उसके बाद F-16 जो फाइटर जेट है उसको उड़ा दिया गया, आसमान में घुमाया गया, दिखाया गया कि पोलैंड कितना ताकतवर है। लेकिन सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि जिस ड्रोन से रशिया ने हमला किया था उस ड्रोन पे एक शब्द लिखा था, उसका नाम था शाहिद। शाहिद ड्रोन से हमला हुआ है और ये ड्रोन किसका है? ईरान का। तो जो अमेरिका अपनी ताकत पे बड़ा गरजता है, जो नाटो नेशन अपने ताकत पे बड़ा गुमान रखता है और कहता है कि भाई नाटो नेशन जैसी ताकत किसी के पास नहीं, नाटो नेशन जैसी पावर किसी के पास नहीं है, नाटो नेशन के पास F-35 है, F-16 है, ये है वो है, इन तमाम चीज़ों की बखिया उधेड़ने का काम एक ईरान के ड्रोन शाहिद ने कर दिया। आप सोचिए, यूक्रेन का 3rd डिफेंस सिस्टम, पोलैंड का अपना डिफेंस सिस्टम, नाटो का मेंबर होना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक ड्रोन सीधा रशिया से उड़ता है। उड़ने के बाद पोलैंड में घुसता है, वहाँ पे जो जमोस्क इलाका है वहाँ पे जाके हिट करता है, उस इलाके को तहस नहस कर देता है। 3rd डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया, F-16 जहाज धरा का धरा रह गया, तमाम और जो सिस्टम है सब धरे के धरे रह गए। कोई भी चीज़ कामयाब और कारगर नहीं हुई। रशिया का जो हमला था कामयाब रहा। रशिया ने इस मामले पे बस एक साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसा है, ये जो हमला हुआ है ये हमला हमने नहीं किया, गलती से टप्पा खा के मिसाइल वहाँ पहुँच गई। लेकिन सच बात यह है कि रशिया ने नाटो देशों को उनकी औकात दिखा दी और कहा कि अभी रशिया से भिड़ने की तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी क्षमता नहीं है। अगर क्षमता हो तो शायद ड्रोन जो ईरान का उसको रोक के दिखा दो। खैर, ये रशिया का जो मॉडस ऑपरेंडी है बड़ा खतरनाक है। कुछ खबरें गजा के भी आपको बता देते हैं कि गजा को लेके इस समय लगातार गहमा गहमी का माहौल है। एक मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग दोहा में ही होनी थी और बाकायदा UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी थी, लेकिन इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कतर के दोहा में इजराइल के हमले तेज हैं। अच्छा, कतर के दोहा में इजराइल के हमले तेज हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग रद्द कर दी गई। लेकिन UAE के जो
राष्ट्रपति हैं वो बाकायदा कतर पहुंच गए अगले दिन। तो ये चीज़ें बड़ी ताजुब की हैं कि जो गाजा के पक्ष में चीज़ें होनी थी उनको फौरन कैंसिल कर दिया गया, साथ ही जो गाजा के पक्ष में चीज़ें नहीं होनी थी उनको कैरी ऑन किया जा रहा। इधर अब हमास सीज फायर के लिए बातचीत करेगा नहीं करेगा वो बड़ी बात है। गाजा में मदद के क्या हालात हैं आपको पता ही है। गाजा में मदद कहीं से भी नहीं पहुंच रही है। खाने के ट्रकों को रोक दिया गया, गाजा को फिर से सील पैक कर दिया गया है और कतर के नाम पे लोगों का ध्यान भटका के, साफ तौर पे अगर आपसे कहूं तो कतर के नाम पे लोगों का ध्यान भटका के, सीरिया के नाम पे लोगों का ध्यान भटका के, यमन के नाम पे लोगों का ध्यान भटका के गाजा में लगातार इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं, इजराइल के हमले इंटेंस हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन चूंकि आज मीडिया का फोकस कहां है, मेरा खुद का चैनल है, आप लोग देखते हैं मेरा फोकस कहां था। 5-6 मिनट मैंने कतर की खबरें बता दी, गाजा में क्या हुआ मैं भी बताना भूल गया, क्योंकि वो चीजें कॉमन लगने लगी हैं। सेम सिचुएशन बाकी बड़े बड़े चैनलों के साथ है। कतर की खबर आप 2-3 दिनों में खूब देखेंगे, आपको कोई भी खबर गाजा की नहीं मिलेगी और इन 3-4 दिनों में गाजा के अंदर काफी तबाही मचाने का काम इजराइल कर देगा और यही ब्रूटल सच्चाई है। हम जैसे लोग बहक जाते हैं और उधर कांड हो जाता है। खैर, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काफ़ी दिनों से चैनल पे कुछ डिस्टर्बेंस थी, कई सारे लोग का आना जाना था। मैंने बताया था कि भाई ऑफिस शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक ठाक तरीके से मैंने ऑफिस बना भी दिया, कभी ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा भी दूंगा। बाकी 3-4 दिन का जो गैप था इस वजह से रीच डाउन है। तो आप लोग एक बार, जितने भी मेरे भाई मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, प्रखर राजपूत को पसंद करते हैं, जिनको भी मेरी बातों में सच्चाई दिखती है, बस आप एक काम कीजिएगा, एक बार अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को और आने वाले 3-4 वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक बार रीच बन जाए, लोगों तक मेरी बात पहुंचती रहे। खैर, चूंकि शासन और सत्ता से लड़के भी हम खबरें बताते हैं, बहुत सारे लोग गाजा की खबरें बताते हैं, भारत की नहीं छूते। मैं इकलौता शायद ऐसा हूं जो डेली सरकार की गलतियां आपके सामने लाता हूं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे और थोड़ी देर बाद भी आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल फिलिस्तीन लेबनान सहित पूरी दुनिया खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।